गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर 11 चल रहा था। आज हम करेंगे, कल हमने फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उतनी बार डिफरेंशिएट किया गया था। आज हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। कई मेथड होते हैं, जिसमें से पहला मेथड हम यूज करें जो 11.4 में हम यूज करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल देन इंटीग्रेट। फिर हमारे पास है होमोजीनियस, फिर हमारे पास लीनियर है। हमारे +2 में 3 है, सीबीएसई में। बर्नौलीज कंपटीशन में 4 है, ग्रेजुएशन में तो बहुत मेथड है सॉल्व करने के। तो पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लो क्या होता है, फिर उसके बाद में स्टार्ट करो क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जितना are those solution of differential equation which contains as many as arbitrary constant as order of डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना उसका ऑर्डर होगा उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। अगर मुझे सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करना है तो मेरे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करना है तो मेरे पास 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए। क्या मतलब बताऊंगा। आर दो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स as many as arbitrary constant as order of differential equation। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा जिसको सॉल्व करने को बोला गया है, तो लास्ट में आंसर में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचना चाहिए। और अगर ऑर्डर 2 होगा तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। या क्या मैं बात कह रहा हूं, दूसरी बात है सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जगह छोड़ी है मैंने। पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट मीन्स समझाने के लिए एक लाइन छोड़ देना, 1-2 लाइन अभी समझाऊंगा एग्जांपल के बाद। यहाँ अपनी लैंग्वेज में, ये बुक की लैंग्वेज है, दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, those solution obtained from जो कहां से obtained होगा, जनरल सॉल्यूशन से by providing particular value, जो किससे obtained होगा, जनरल सॉल्यूशन से होगा, by giving some particular value to the arbitrary constant। That means अब दोनों को अपने मतलब से समझाऊंगा। पहले मैं एग्जांपल समझाऊं, फिर 2-3 नोट है, और पहले तो मैं इसका मतलब समझाऊं तुम्हें इन 2 बातों का, पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन का। एग्जांपल दे रहा हूं, सुन लो, समझो, फिर मैं इसका एक लाइन को पढ़ूं तब तुम्हें समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन कैसे आएगा, dy by dx
इक्वल टू एक्स वाई। आराम से पहले सुन लो, बहुत आसान है ये तो, सॉल्यूशन समझाने भी आसान है, कुछ भी नहीं है। जब मैं डेट मीन्स लिखूंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, ये कंडीशन दी हुई है, पूरा क्वेश्चन है, सॉल्व करने से डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व का मतलब क्या हुआ, कल हमने क्या किया था, अगर याद करो फॉर्म परसों भी हमने क्या था, बना रहे थे। तो मतलब इक्वेशनें दी हुई थी एक्स वाई में, जैसे ये दी हुई थी, याद करो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो बार डिफरेंशिएट कर रहे थे। सोचो आंसर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बच रहा था। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो आंसर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बच रहा था। याद करो, यही हम काम करते थे फॉर्म में। आज हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी, आज सॉल्व करके हमें y तक पहुंचाना है, बस उल्टा करना है। कल हमें क्या दिया हुआ था, y इक्वल्स टू ax प्लस 1, तो a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हम एक बार डिफरेंशिएट कराते थे, a आ गया, इस वैल्यू को यहाँ पुट कराते थे, y इक्वल टू dy बाय dx x प्लस 1 करते थे, ऑर्डर 1, मतलब हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। कल बना रहे थे, फॉर्म कर रहे थे। आज दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, उल्टा करेंगे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस यहाँ जाएंगे। तो कल डिफरेंशिएट कर रहे थे, आज उल्टा करना है, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा याद करो क्या होता है, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे कैसे, देख लो, अब देखोगे आप लोग, ये तो सारे समझ आ जाएंगे, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखने में आपको बड़े लगते हैं, सॉल्यूशन है, सेपरेट कर लो वेरिएबल को। एक मेथड ये होता है, सेपरेट द वेरिएबल, पहला मेथड ये है, और इस एक्सरसाइज में यही मेथड लग रहा है। और भी कई मेथड होते हैं सॉल्व करने के, अगली एक्सरसाइजों में अगले मेथड है, अभी फिलहाल ये मेथड है, सेपरेट द वेरिएबल। सेपरेट द वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, y के नीचे y, x के नीचे x। अब इंटीग्रेट करा लो, तो आ जाएगा dy बाय y x dx। उससे पहले अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका ऑर्डर कितना है, 1, डिग्री 1, लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर भाई लीनियर, वैसे ही पूछ रहा हूं क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं इसका ऑर्डर नहीं पूछ सकता, इसका ऑर्डर डिग्री लीनियरिटी नहीं पूछ सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, ये तो बनानी थी, बनाई तब आता है ऑर्डर। इसका ऑर्डर है हाँ डिग्री, हाँ लीनियर है, पर इसका नहीं होगा। तो इसी तरह से इसका ऑर्डर डिग्री होगा हाँ, क्यों, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए सेपरेट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा सोच लो, log ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस। अब ये सॉल्व हो गया, तो अब क्या आ गया, इसमें डेरिवेटिव बचा ही नहीं कोई भी, इसमें कोई भी डेरिवेटिव बचा ही नहीं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी है, ये log y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c आ गया, इसमें कोई डेरिवेटिव बचा ही नहीं, तो ये आंसर आ गया, आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। ऑर्डर है ही नहीं, डिग्री है ही नहीं, क्यों, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। अब इसके आंसर में क्या बचा है, c क्या है, c में भी 1, के c 1 ही हो सकता है, सोचो, याद करो इंटीग्रेशन को 9.1 को, c में भी 1, में भी 1/2, c क्या हो सकता है, कोई भी सोच लो रियल नंबर। तो c क्या हुआ यहाँ पे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सोचो c है तो कांस्टेंट ही, c को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही, और उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, सोचो कोई भी हो सकती है। अब पढ़ो इसको, आर दो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स एज मेनी एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब आर दो सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन होंगे किसके, भला डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसके वो सॉल्यूशन होंगे जिसमें व्हिच कंटेन एज मेनी एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगेगा। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है देखना, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखना आप लोग, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1, जितना इसका ऑर्डर है एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर देखो कितना है, डिग्री छोड़ दो, लीनियरिटी छोड़ दो, ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 था, इसीलिए क्या आया, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस आंसर जो होगा शुड बी, ओके इंटीग्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ c कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
जिसका आंसर सी में आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। क्यों, सी की वैल्यू कोई पर्टिकुलर नहीं है। अगर क्वेश्चन का आंसर सी में छूट जाए तो हम उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। बुक वाले की जो सॉल्यूशन समझाने की लाइन है और हमारी लाइन है, बहुत फर्क है। मैंने तो सिर्फ एक देसी तरीका बताया कि आंसर किस में आना चाहिए, आंसर किस में आना चाहिए, सी में। अगर आंसर सी में आ रहा है तो क्या आ जाएगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, जनरल सॉल्यूशन। बस ये खत्म हो गया इसका सॉल्यूशन। हर एक में सी आएगा, आएगा। क्यों, पढ़ो क्या है, सेपरेट द वेरिएबल। उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट तो लगेगा ही लगेगा। फिर अगर मैं अब इसमें ये गिवन वैल्यू पुट करा दूं, पुट करा दो x को 0, y को 1, क्या पुट करा दो, x को 0, y को 1 करा दो तो कितना आएगा, सोच लो, log ऑफ 1 0 का होल स्क्वायर बाय 2, जो कंडीशन दी हुई हो, प्लस सी। log 1 कितना होता है, सोचो, log 1 कितना होता है, पता ही होगा, 0 इक्वल टू 0 प्लस सी। सी कितना आ गया बताओगे, सोचना आराम से, सी कितना आ गया, 0। इसको पुट करा दो 1 में, पुट करा दो इसको 1 में, तो log y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, सी की वैल्यू पुट करा दो तो कितना आ जाएगा, log ऑफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस 0। अब इसमें सी नहीं बचा तो पढ़ो जरा, दो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। ये क्या था, जनरल सॉल्यूशन। इसी से ऑब्टेन होंगे, दो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू। किसको बोला, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। अब कितनी वैल्यू आई बताओ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, 0, वो यहाँ पुट करा दो। अब इसमें क्या आ गया, कोई भी सी नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलता हूँ बताओ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दैट मीन जिसके सॉल्यूशन में आंसर में क्या ना आए, जिसमें सी आ जाएगा वो क्या होंगे, जनरल सॉल्यूशन। दैट मीन्स नो सी इन द आंसर, कोई सी नहीं आएगा आंसर। जिसमें सी आएगा उसको याद रखना जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, हर क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। जिसमें सी नहीं आएगा मतलब सी की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे, कंडीशन से, जैसे क्वेश्चन में कंडीशन दी होंगी x0 y1 दी होती है, तो उससे क्या निकल जाएगा, कराओगे तो अपने आप भी दिखेगा। अभी तो पहला क्वेश्चन है ना, तो अभी पता नहीं चल रहा आपको, तो सी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू पुट करा दो, इसमें सी नहीं बचा तो सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, नाम से नहीं पता। जनरल मतलब जनरल इवन नंबर क्या होते हैं, 2n, n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो 2 भी हो सकता है, 4 भी, तो 2n लिखते हैं। और पर्टिकुलर इवन नंबर 2 4 6, तो जनरल सॉल्यूशन जिसमें सी की वैल्यू पता ही नहीं, 1 भी हो सकती है, 2 भी, जनरल है, कुछ भी हो सकती है। पर्टिकुलर मतलब सी की कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगी, तो सी की वैल्यू आ गई 0 पुट करा दो, बस ये क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका होते हैं। इससे पहले आप बात करो, मैं एक बात और समझा दूं, नोट, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूं। कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी बात, जनरल सॉल्यूशन इतना याद रखना है, आंसर जो होंगे इन सी में होंगे, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो नो सी इन द आंसर। सी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रेट हो रहा है, तो इंटीग्रेट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता था, इसलिए मैं सी की बात कर रहा हूं। सी की जगह आप के भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, ए इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो वही तो कह रहा है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही आने चाहिए आंसर में जितना उसका ऑर्डर। अगर ये डबल डेरिवेटिव होता तो 2 बार इंटीग्रेट होता, तो 2 बार इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता। तो वो हमारे बीटेक में होते हैं +1 +2 में, ना सीबीएसई में तो ना कंपटीशन में। जनरल सॉल्यूशन जिसका आंसर जनरल आए, पर्टिकुलर जिसका आंसर क्या है, पर्टिकुलर है, जिसमें सी ना आए, बस इतनी सी बात आप याद रख सकते हो। बुक की अपनी लैंग्वेज होती है, जो बुक ने बोला मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अगर आप में से कोई मुझसे एक बात पूछना चाहता है तो पूछ लो, फिर मैं 1-2 नोट समझाऊं। शायद आप में से कोई बच्चा ये ना पूछना चाहता हो, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया इसी एग्जाम्पल को,
एग्जाम्पल है dy बाई dx है, अगर इंटीग्रेशन करी हुई है फिर तो नहीं है, सेपरेट द वेरिएबल लिखा हुआ है। dy बाई x इंटू इंटीग्रेट करा, तो क्या आएगा dy बाई x dx, dy का क्या होता है log ऑफ माइनस x की क्या होती है x स्क्वायर बाई 2। सर दोनों तरफ नहीं c लगाना, जब इंटीग्रेशन किसी ने पूछ ली तो वैसे वो बच्चा ये बात पूछता नहीं है, फिर भी जो बात बच्चा पूछना है c1 लगा दो c2 लगा दो, दोनों तरफ लगा दो। c1 को उधर ले जाओ तो log y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 c2 माइनस c1, c2 माइनस c1 क्या आ जाएगा अनदर कांस्टेंट आ जाएगा log y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, वेयर c इक्वल्स टू कितना आएगा c2 माइनस c1, तो वही आंसर आ रहा है। तो सर दोनों तरफ लगाना है, हमारी तरफ से तो नो नीड, लगाना चाहो तो लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी टीचर को, लगा लेना बाद में इकट्ठा जरूर कर लेना, क्योंकि नहीं तो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो गिने जाएंगे, एक्चुअल में ये एक है जब उधर जाएगा, जैसे मैंने लाइन की क्वेश्चन में बताए थे आपको, याद करो। अगर कोई बच्चा मुझसे ये पूछना चाहता है कि यही क्वेश्चन होता है dy बाई dx इक्वल टू xy, नोट तो क्या करना है सेपरेट द वेरिएबल, stv मतलब सेपरेट द वेरिएबल लिखा गया है, stv का मतलब सेपरेट द वेरिएबल, तो dy बाई y x dx इंटीग्रेट करा दो तो ये आ जाएगा dy बाई y x dx। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो log y x की x स्क्वायर बाई 2, तो क्या जरूरी है सर c इधर ही लिखना है, नहीं इधर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या आएगा जनरल सॉल्यूशन, चाहे लेफ्ट की तरफ लिख लो एक बार, चाहे राइट की तरफ लिख लो एक बार, चाहे दोनों तरफ लिख लो, इधर से उधर ले जाओ, हमें कोई इतराज नहीं है, तीनों ठीक है क्वेश्चन, जैसे मर्जी कर लेना। सी में आंसर छूटेगा तो जनरल, सी की वैल्यू निकल जाएगी तो पर्टिकुलर, वो तो वैसे ही रट जाएंगे 7.11.6 तक जाते जाते, 3 एक्सरसाइजों में जाते जाते तक जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो ऐसे ही रटवा देते हैं, लिखवाया इसलिए ताकि इंट्रोडक्शन में दे। तो सी की कोई टेंशन नहीं, कहीं पे भी ले जाओ, नोट है तो सी जैसे मर्जी लिखो, ये भी ठीक है, नोट है सबसे पहले। जितना ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई होगा करना, नोट है सबसे पहले। सी एक ही होता है, सी होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, सी की वैल्यू वेरी करती है, सबसे पहला नोट है। ये बात बताने की होती है तो नहीं, कांस्टेंट में कुछ भी कांस्टेंट ऐड करो तो कांस्टेंट ही होता है। c प्लस 2 c1 कह दो, c कह लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, c1 कहना है c1 कह लो, कांस्टेंट में कुछ भी ऐड करो, रहना तो उसने कांस्टेंट ही है, सोचो वेरिएबल थोड़ा रह जाएगा, c लिख सकते हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज्यादा चलेगा, 11.4, 5, 6 में बहुत फेस करना पड़ेगा कि तुम्हारा आंसर c-2 आ रहा होगा और बुक ने उसको c लिखा होगा, तो ये मत सोचना c-2 c1 लिखना है कि क्या लिखना है, c1 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब c into 2c, तो वो भी तो कांस्टेंट ही होता है, तो उसको c लिख लो, c1 लिख लो, जो मर्जी लिख लो, मेरी कोई दिक्कत नहीं। c/2 करूंगा तो भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा कोई भी, तो क्या लिख लो, c1 लिख लो। मेरे कहने का मतलब ये है c + 2 c-3 c into 3 c/4 log c, सारे कांस्टेंट है, sin c e पावर c c स्क्वायर c1 c 2 - c, सब c हैं, सब c हैं। c का मतलब सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी c2 - c1 को c लिख दिया, तो ये फर्क पड़ेगा आपके आंसर में, और आप हर क्वेश्चन में बस पूछने के लिए आ जाएंगे, बुक के आंसर में सी लिखा हुआ आएगा, आपका आंसर c+2 आएगा, तो घबराना नहीं है। मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चनों में, बुक ने ऐसे लिखा और आपका यार एक आधी बात आप पेपर में भी लिख के आ सकते हो, सब सेम e पावर c sin इनवर्स c, कांस्टेंट आ जाए तो वो कांस्टेंट ही, ये सारे हैं तो कांस्टेंट ही। बट ये तो मुझे भी नहीं बताने की जरूरत है, क्या
c प्लस एक्स आज उसको c नहीं लिख सकते, ऑब्वियस सी बात है। c माइनस एक्स को c नहीं लिख सकते, x इंटू सी को c नहीं लिख सकते। वेरिएबल इंटू कांस्टेंट वेरिएबल होता है, बट कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है। चाहे भले ही आपके पास क्या आ जाए c1 प्लस c2 आज उसको आप c लिख सकते हो। सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी बात, नेचर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है, नेचर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है डिपेंड ऑन द गिवन प्रॉब्लम क्वेश्चन। समझ में नहीं आया, बता रहे थे। जनरल सॉल्यूशन जिसका आंसर सी में आए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसका आंसर सी में नहीं आए, सी अपने आप निकल जाएगा। आपको दोनों बिल्कुल समझ में आएंगे। फिर ये वाली जो लॉजिक है ये भी समझ आएगा। अभी नोट करो, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट होता है, तो आप C1 लिख लेना, मैंने बोल दिया। C1 को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, C वगैरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या कहना चाहता है, नेचर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिपेंड ऑन द गिवन प्रॉब्लम। तो ऐसा कई जगह लिखवा देते हैं, तो आपकी मर्जी है, दोनों ठीक है। अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है, सुनो जरा। इसका मतलब क्या है, दैट मींस मैं समझा रहा हूं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यह आ गया dy by dx। y या ये प्रॉब्लम है मेरे पास, सॉल्यूशन। आपने क्या करना है, सेपरेट कर देना है वेरिएबल को। सेपरेट द वेरिएबल, पहले छोटी छोटी बातें बताओ जिससे आगे दिक्कत ना रहे आपको। सेपरेट करा दो वेरिएबल, करा दिए मैंने। तो सेपरेट कराने का मतलब क्या हुआ, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ ले जाओ, dy by y और dx by x। अब क्या करा दो, इंटीग्रेट, dx by क्या आ गया x। ऊपर डैडी पड़ा हुआ है, ये भी डैडी पड़ा हुआ है, ये log y बना दो, ये क्या बना दो, log of x प्लस क्या बना दो, c। अब वो क्या कहते हैं, ये log में है, ये भी log में है, c क्या होता है, c को क्या लिख सकता हूँ, c1 c स्क्वायर e पावर c sin c, सब c तो है, सब कांस्टेंट तो है। तो कहते हैं जिस क्वेश्चन का जो नेचर चले, नेचर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिपेंड ऑन द, ये प्रॉब्लम दी हुई थी, इसका आंसर सारे क्या आ रहे हैं, तो c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो जरा। सारा log में था, तो c को मैं log c भी लिख सकता हूँ, सोचो। उसी नेचर में आंसर छोड़ दो, वो ये कहना चाहता है, पर कोई जरूरी नहीं होता। प्लस 2 में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, डालो ना डालो, क्या मतलब बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे सिर्फ इतनी जगह रब करूंगा, नीचे वाला रहने दूंगा, पर उससे पहले आप देखो इसका आंसर y इक्वल टू x से लिख दूं। मतलब वो कह रहा है जो नेचर ऑफ नेचर है किसकी, बोला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है, ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन सारे लॉग में चल रहे थे, तो आंसर भी लॉग में लिख दो। उससे फायदा क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी तो आती होंगी, log m प्लस log n कितना होता है बताओ जरा, log ऑफ m इंटू n, log से log n की log एक कट जाएगा, तो y क्या आएगा बताओगे, x इंटू सी। पर कुछ बच्चे कहते हैं क्या है, जरूरी है, नहीं। थर्ड मैं इसी को कराऊंगा, थर्ड ना नोट करना, अभी कुछ नहीं नोट करना, ये समझना इधर। तुम्हें ये शायद याद है कि नहीं, log a बेस b इक्वल टू c हो, याद है किसी को, देन a क्या होता है, log a बेस b इक्वल टू c, a इक्वल टू, सोचो जरा। एग्जांपल log 2x इक्वल टू 3 है, इस दिस इंप्लाइज 2 इक्वल टू क्या होगा, x क्यूब, भूल के हो गया, log a बेस b इक्वल टू c, तो a क्या होता है, b पावर c। जिसका कोई बेस नहीं उसका बेस क्या होता है, सोचो जरा। एग्जांपल है log x इक्वल टू z हो, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log x e बेस z, तो दिस इंप्लाइज x क्या आएगा, e पावर z, ऐसे। अब मैं इसी को दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करनी थी इसलिए मैंने अलग से पहले लिखवा दी। और मान लो ये दिया था x dy by dx इक्वल टू y, बच्चे सेपरेट द वेरिएबल करना चाहते हैं, करो।
आप कहते हो मैं ऐसे लिखूंगा तो आंसर में फर्क आएगा, बिल्कुल नहीं आता है। इंटीग्रेट करा दो, करा दीजिए इंटीग्रेट। dy बाय y इक्वल्स टू dx बाय x। क्या बताओ क्या आएगा? ये कितना आएगा बताओगे? log 1। ये कितना आएगा? log x। प्लस मैंने c लगाया, यहाँ उधर मैंने क्या लगाया हुआ था, देखो इधर क्या लगा दिया था, सारा log में था तो log c लगा दिया था, इधर मैंने c लगाया हुआ, तब भी आंसर सेम आएगा, सेम आएगा। कैसे देख लो, इसको इस बार इधर ले जाओ, उधर देखते रहना, तभी मैंने रब नहीं किया है। ये दोनों ही ठीक है, जैसे मर्जी करना। अभी आपको दिख जाएगा log y log x, तो आपकी मर्जी है log में आंसर छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, log ऑफ, आंसर सेम ही बनेगा, m माइनस log n। याद है क्या होता है log m upon n, अगर समझ रहे हो तो ये क्या आएगा log y by x। इसके पैर में कुछ नहीं है तो पैर में बेस क्या होगा e, इसमें ये वाला रिजल्ट लगा दो, तो बताओ क्या आएगा log a बेस b इक्वल टू c। रिजल्ट पढ़ लिख, तभी मैंने रिवाइज करवा दिया। y by x क्या आएगा बताओगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y क्या आएगा e पावर c। e कितना होता है पता है? c कांस्टेंट है, वो भी तो कांस्टेंट ही आएगा सबसे ज्यादा। e की पावर c भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो मैं इसको लिख दूं y इक्वल टू x इनटू c1 लिख दूं, या इसके आगे लिख दूं, तो इसके आगे इसके बाद क्या आएगा y इक्वल टू x इनटू c1। तो मेरा आंसर क्या आया y इक्वल टू, और आपका आंसर कितना आया? तो सेम ही तो आंसर है, सोच लो आप लोग, क्या फर्क पड़ेगा? तो चाहे ऐसे निकाल लेना चाहे ऐसे, फर्क सिर्फ वो क्यों बोलता है बुक वाला, टाइम बच जाता है। लॉग में सारा आंसर आ रहा है तो इसको भी लॉग में तोड़ दो, तो जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो गया, y इक्वल टू x ही आ गया। लॉग में जिसने थोड़ा c लिखना c लिख देना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से लॉग इधर ले जाना, log y माइनस log x इक्वल टू c, log y by x इक्वल टू c, y by x इक्वल टू e पावर c। तो y क्या हो गया x इनटू e पावर c। e पावर c क्या आएगा बताओ? e पावर c क्या होगा? कोई कांस्टेंट ही तो होगा, उसको क्या मान लो? c1 मान लो। तुमको ये तो नहीं पूछोगे सर यहाँ c आ रहे हैं या c1 आ रहे हैं, ये तो नहीं पूछ सकते। ये क्या कौन से सॉल्यूशन है? दोनों जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आंसर किस में आ रहे हैं? c में। बिल्कुल आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, वो आप देखो। चलो चौथी बात है, तीसरी बात ये थी, जितना सिंपलीफाई हो सके उतनी करने की कोशिश किया करो। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कितना आप सिंपलीफाई करते हो। सिंपलीफाई द क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। ये चार बातें हैं, सिंपलीफाई द प्रॉब्लम एज मच एज पॉसिबल। बाकी इसकी तो कोई गांठ ही नहीं, कितनी आप सॉल्व करोगे तो आपका दिमाग में। तो पहली बात बताई थी जनरल सॉल्यूशन, जिसका आंसर सी में बचेगा वो जनरल सॉल्यूशन होता है। अगर किसी क्वेश्चन का सी निकल गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। फिर हमने मेथड पढ़ा था, सेपरेट द वेरिएबल इंटीग्रेट का एग्जांपल दिया मैंने, आप अपने नोट्स पिछले खोल के देख लो। तो उसमें मैंने एक बार आंसर सी में छोड़ा तो मैंने बताया जनरल सॉल्यूशन है। जैसे ये सी में छोटे हैं तो मैं जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, इनको मैं क्या लिख रहा हूँ? जनरल सॉल्यूशन। अगर ये आंसर सी ना बचते तो मैं जनरल सॉल्यूशन लिखने की बजाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ये मैंने जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है। आंसर किसमें बच रहा है? सी में। फिर मैंने आपको ये बताया कि CO पहला नोट, CO C+2O C-2O C/3O। जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस बनेगी। अभी जैसे ये पता चलना शुरू हो गया जनरल सॉल्यूशन में, तो C लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। C किस तरफ लगाओ? लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, दोनों तरफ, जैसे आपका मन करता है। चाहे लेफ्ट में रखो, चाहे राइट में रखो, चाहे दोनों तरफ रखो, में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में उसको इकट्ठा कर लेना जब दोनों तरफ रखोगे तो मैंने C रखा है, चाहे इस तरफ रख लो चाहे इस तरफ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर में कोई फर्क नहीं, कोई नहीं पड़ेगा। फिर वो क्या कहना चाहता है? मैंने सेपरेट द वेरिएबल इंटीग्रेट किया, तो फिर वो क्या कहता है? जो नेचर होती है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, वो अपनी तरफ से आप चेंज कर सकते हो करना चाहो तो। मेरा मतलब सारा आंसर लॉग में आ रहा था, तो आप इसको log C लिख लो। आप कहते हो नहीं मेरे को पेपर में ध्यान रहता सर, मैंने C लिख दिया, नंबर कटेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप C लिखोगे तब भी मैं लास्ट में उसी आंसर पे पहुंचा हूँ, चाहे आपने log लिखा हुआ है तब भी पहुंचा हूँ। सिर्फ डिस्टेंस थोड़ा कम था इसमें, इससे मैं जल्दी आंसर में पहुंच गया हूँ। और मैं यहाँ था, इसके बाद मैं यहाँ, तो स्टेप मेरे 1 2 3 4 5 स्टेप लग गए, इसमें मैंने 2 स्टेप के बाद पहुंच गया हूँ। तो न सिर्फ डिस्टेंस का फर्क है, बाकी तो दोनों ठीक है, आप जैसे मर्जी कर लो। log A बेस B इक्वल टू C है, A इक्वल टू B पावर C है। सिंप्लीफाई द आंसर एज मच एज पॉसिबल, इसकी तो कोई गांठ ही नहीं होती है। फिफ्थ है लॉग की एक और प्रॉपर्टी जो पहले बता था बहुत यूज होगी,
ये बहुत यूज होनी है। ए लॉग एक्स बेस ए से लॉग कटेगा एक्स आ जाएगा, पहले कह रहा हूँ। ई पावर या 2 पावर लॉग ऑफ साइन एक्स बेस 2, ये दोनों सेम है तो एक्स साइन एक्स आ जाएगा। और देख लो इसके एग्जांपल, ये बहुत यूज होने हैं ये, और ये प्रॉपर्टी ढेरों भर के यूज होगी लोग, जो पहली बार तो कर नहीं रहे हो। कुछ पूछना है तो बोलो, देखो जरा इसमें से। इसकी टेंशन तुमने नहीं रखनी, तुम्हारा जैसा मन है वैसे कर लेना, जैसा कहना चाहते हो वैसे ही कर लेना। देखो जरा इजी होती हैं, बहुत ज्यादा इजी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन में से मुझसे कोई पूछे तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रेफरेंस देता हूँ। इसको रिवाइज करने में 1 घंटा भी बहुत होता है, पर उसकी एक कंडीशन होती है, इंटीग्रेशन आनी चाहिए। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जितना भी आपको लग रहा है होल जूल कुछ भी नहीं है। जब आप करने लगोगे तो सारे आंसर स्मूथली निकलते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी भूल जाओ, आप लोग इसको y बाई सी पार सी मत लिख पाओ, वो एक अलग बात है, वो उसका किसी के पास भी इलाज नहीं है। फिर तो आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भूल जाओ, एडिशन भूल जाओ, फिर उसका क्या इलाज है? तो आप लॉग की प्रॉपर्टी +1 से पढ़ते आ रहे हो और आप भूल जाओ। आप फिर प्रॉपर्टी को भी इतना हैरानी से देखो कि आपको पता ही ना a ऑफ लॉग फंक्शन a है, तो ये दोनों सेम होते थे, कट जाते थे। अब क्यों का मतलब तो इस स्टेज पे रहता ही नहीं है कि आप मुझसे क्यों पूछोगे कि ऐसा क्यों आ गया। 2 लॉग साइन एक्स है, बेस 2 है तो 2 से log 2 कट जाएगा, साइन एक्स आएगा। बट ऐसा नहीं होता कि a log x से b है तब x नहीं होता, ये दोनों अलग नहीं होने चाहिए। हाँ ये जरूर है, जिसका कोई बेस नहीं होता, e पावर है log ऑफ x है, इसका कोई बेस नहीं था तो हम उसका बेस e लगा लेते हैं। नेचुरल लॉग में मैथ में काम करते थे, याद करो 2 सालों में, हम फिर ई लिख सकते हैं, वो एक अलग बात है। बट ऐसा नहीं कर सकते थे। मैंने 7.4 जब चल रही थी एलिमेंट्स की तब भी मैंने कहा था ये 11.4 में बहुत काम आएंगे, आज समझ लो। तब आपने कितने समझे थे वो आप देखो, e पावर 2 log x या a पावर 2 log x बेस a है। अब काट के आप 2x नहीं लिख सकते हो, वो आप समझो। अगर a पावर 2 log x बेस a है, n log m है, log m पावर n होगा, तो क्या आएगा a पावर log ऑफ x बेस a का स्क्वायर आएगा, a से log a कट जाएगा, x स्क्वायर आएगा। एग्जाम्पल है, पहले हटाना पड़ता है 2 को, n log m पावर n से। जैसे 2 पावर माइनस log x या 3 log x आ गई, तो पहले हटाओ, n log m से एक प्रॉपर्टी लगाओ, log m पावर n 2 पावर log x क्यूब बेस 2, तो x क्यूब आएगा। ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं। जैसे e पावर माइनस log x आ जाए, गलती से भी यूज होने आने वाला है, e से log मत काट देना, तो e से log काट के माइनस x लिख दो, गलत है। e पावर माइनस log x आ जाए, पहले ये n log m लगेगा, log m पावर n है, तो e पावर log ऑफ x की पावर कितना दिया -1, जिसका कोई बेस नहीं उसका बेस e है, e से log e कटेगा तो 1/x आंसर आएगा। आप कहाँ x माइनस x आंसर निकाल रहे हो, कहाँ 1/x आना चाहिए। तो ये बातें ध्यान रखना, बहुत यूज होनी है। पहला क्वेश्चन तो हमने कराना ही क्या, इसमें सेपरेट कराना है, वो आप कर ही लोगे। इंटीग्रेट वो आपको आती है। इस एक्सरसाइज में हमारे कराने लायक टीचर के, किसी भी टीचर के, किसी भी स्कूल के कुछ भी नहीं होता। बट अगर एक बार मेथड समझा दिया जाए, लॉ की प्रॉपर्टी रिवाइज करा दी है, देखो आपको कितनी याद थी कितनी नहीं थी, तो नोट कर लो। ये 2 प्रॉपर्टी लॉ की लगती है, सिंप्लीफाई का मतलब क्वेश्चन बताई थी। चलो पहला फर्स्ट, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ इंटीग्रेट करना है। a से log a कट जाता है, फंक्शन बचता है। कंडीशन ये होनी चाहिए, जैसे a के आगे log a कट जाता है, पर आगे क्या पड़ा है 2 पड़ा है, कहीं ये 2x मत लिख देना। ये आएगा कैसे, a पावर 2 log x बेस a, तो n log m पावर n होगी। a से log a कटेगा, x स्क्वायर आएगा, a से log a कटेगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा।
फर्स्ट है, इलेवन पॉइंट फोर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। वर्किंग रूल एक ही है, बिल्कुल एक ही है, पूरे क्वेश्चन में एक ही वर्किंग रूल है। हाँ ये जरूर लगेगी प्रॉपर्टीज, ये बात अलग है। ऐसा नहीं है लॉग की पुराना काम नहीं यूज होगा, बाकी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे करोगे तो आपका भी हाथ खुल जाएगा। कोई एक दो पार्ट सब में से कर लेना, बहुत है क्वेश्चन ज्यादा दिए हुए ताकि इंडिकेशन आपकी रिवाइज हो। मेथड अभी आप समझ ही रहे, इसमें कोई और यूज होगा नहीं, तो सेपरेट करना है द वेरिएबल। तो मैं इसको बार बार क्या लिखूंगा पेपर में, तो सेपरेट द वेरिएबल पूरा लिखना, सेपरेट ये मत लिखना पेपर में पूरा लिखना, जैसे मैंने लिखा हुआ है ये वाला सेपरेट द वेरिएबल पूरा लिखना है। अब इंटीग्रेट करा दो, दोनों स्टेप इकट्ठे भी करा सकते हो, कैसे बताता हूँ। tan स्क्वायर x की अब इंटीग्रेशन बतानी पड़ेगी, फिर तो तीसरा चक्कर चल रहा है। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी y, tan स्क्वायर x की आइडेंटिटी लगा के होती है secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है 1, तो यहाँ से tan स्क्वायर x निकाल दो, secant स्क्वायर x माइनस 1 dx। अगर एक फंक्शन भी इंटीग्रेट होता है उसका c लगता है, सर इधर लगाऊं, जिधर मर्जी लगा ले भाई, चाहे इधर बार बार एक बात को क्या करना है। हाथ जाता राइट में चलता है तो राइट में सारा खत्म होने के बाद ही ज्यादा चलता है, जिसका मन नहीं मानता यहाँ लगा ले भाई, तो यहाँ मत लगा। चल y प्लस c आ गया, secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी tan x, 1 की क्या होगी x, आंसर आ गया। y इक्वल टू इसको इधर ले जाओ, tan x माइनस x माइनस c, आंसर आ गया। अब बुक वाला पीछे क्या आंसर दे रहा है, बुक वाले का आंसर ये आ रहा है, तो आपको यही तो समझाया है। बुक वाले का आंसर क्या आ रहा है, तो हमारा आ रहा है y इक्वल टू tan x माइनस x प्लस c, तो क्या हुआ माइनस c प्लस c, कितनी बार बताऊंगा, c ले लो, c प्लस 2 ले लो, c स्क्वायर ले लो, c बाई 3 ले लो, log c ले लो, sin c ले लो, c स्क्वायर ले लो, रूट c ले लो, माइनस c ले लो, रूट c की बात 3 बाई 2 ले लो। सारे कांस्टेंट होते हैं भाई, नहीं होते तो c प्लस x, नहीं होते तो c बाई x, नहीं होते तो c माइनस x। जितनी जल्दी समझो, मेरा माइनस c है, बुक वाले का प्लस c है, तो क्या हो गया, उसने c इधर रखा, मैंने उधर रखा। माइनस c और प्लस c एक ही बात होती है। दूसरा है फर्स्ट पॉइंट, ये धीरे धीरे करके आपके तैयार कर दूंगा मैं। c की जो आपकी टेंशन थोड़ी सी हो रही थी इंट्रोडक्शन में खत्म हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इतना रट जाएंगे कभी भूल भी नहीं सकते आप बोर्ड तक भी। जनरल सॉल्यूशन क्यों, c में आंसर आ रहा है, c में आंसर आएगा तो क्या रखोगे बेटे, खुद बोलो। जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट का फोर्थ है, कोई दो पार्ट करते रहना, फर्स्ट के सेकंड के थर्ड के। लगेगा जिसकी इंटीग्रेशन अभी भी लगता है जिसको कि कोई बच्चा बड़ा अमीर बैठा हुआ है जिसकी इंटीग्रेशन अभी भी नहीं तैयार है, तो पूछ लेना भाई, गरीब वाले तो बेचारे कर ही लेंगे। जो इंटीग्रेशन में अमीर है तो पूछते रहना मुझसे, भाई इसकी इंटीग्रेशन नहीं हुई है, किसी का आंसर मैच नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना। इक्वल टू x है तो क्या करना है मैंने, दिस इंप्लाइज dy by dx इक्वल टू sin x आ गया। पेपर में पूरा लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, पेपर में STV नहीं लिखना। मैं तो टाइम बचाने के लिए STV लिखूंगा अगले क्वेश्चन से। एक ही क्वेश्चन आपको आना है बोर्ड में, तो आपने पूरा लिखना है। आपने टाइम बचाना है तो आप ये काम कर सकते हो, सेपरेट द वेरिएबल इंटीग्रेट इकट्ठा कर सकते हो एंड इंटीग्रेट करा लो। मेरा मतलब दो अलग अलग स्टेप में इकट्ठा कर सकते हो, ये कर सकते हो, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो ये आ जाएगा dy sin x into dx आ जाएगा। dy के आगे क्या लगा है 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी y, sin x की क्या होगी इंटीग्रेशन cos x माइनस का sin की माइनस cos x प्लस c, आंसर आ गया। c उधर लगाओगे चाहे इधर लगाओ, आपकी मर्जी है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोई पूछे तो जनरल सॉल्यूशन। खत्म हो गया, और कितना काम हो गया। सेकंड है इंटीग्रेशन की गेम है। हाँ सेपरेट द वेरिएबल इंटीग्रेट एक ही स्टेप में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इंटीग्रेशन तैयार है तो आप फटाफट इंटीग्रेशन लगाओ और क्वेश्चनों को खत्म करा दो। सेकंड का ही है। अब तो आप देखो आपने मुझसे कौन सी इंटीग्रेशन पूछनी है, जो आपको नहीं आती होगी तो पूछ लीजिएगा। e पावर माइनस एक्स है, सेपरेट द वेरिएबल करा दीजिए। पेपर में ऐसे नहीं लिखना, डू नॉट राइट इन एग्जाम। एग्जाम में तो पूरा लिखना है, ऐसे लिखना है एग्जाम में, राइट एज इन एग्जाम, पूरा लिखोगे। स्कूल लेवल पे भी नहीं लिखोगे,
एंड इंटीग्रेट है, वो तो मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे लिखता हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। डी वाई ई बार एक्स ई बार माइनस एक्स ई बार एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन भी करा दूँ। वन की इंटीग्रेशन क्या होगी वाई। अब इसका ऊपर डेट ही पड़ा हुआ है तो रूल नंबर 8 लग जाएगा ऑफ एक्सरसाइज 9.1 का। वो तुमने सोचना है क्या आएगा लॉग, तो ये भी ये लॉग में बिना लॉग के है, दोनों लॉग में होते हैं तो नेचर एक जैसी होती है। ये लॉग में बिना लॉग के तो सी बस लिख दो काम चल जाएगा। लॉग सी अब लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना तो लिख सकते हो। एक लॉग में दूसरा बिना लॉग के है तो सारी नेचर एक जैसी नहीं है। जब क्वेश्चन की नेचर एक जैसी हो तो लॉग सी लगाओ, जैसे मैंने उसमें लगवाया था एग्जाम्पल में। तो आप देख लो मुझसे आप करवाना क्या चाहते हो, इंटीग्रेशन चलाना चाहते हो कि क्या आपको लगता है मुझे कराना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में काफ़ी अच्छी इंटीग्रेशन है, बाकी तो सिंपल सिंपल सी है। थर्ड का फर्स्ट है, एक और करा लूँ। थर्ड का फर्स्ट है डी वाई बाई डी एक्स है ई पावर एक्स प्लस वाई, कराओ जरा। सेकंड का सिक्स्थ है। अब तो आपको इंटीग्रेशन तेज ही दिखने में मिलेगी बोर्ड पे, स्लो वाली तो अब नहीं मिलेगी। 10th चैप्टर में मिल गई है, 9th में मिल गई आपको, इतनी इंटीग्रेशन मिल गई। डिफरेंशिएशन भी नहीं इतनी मिलती। डिफरेंशिएशन के 2 चैप्टर 7, 8, इंटीग्रेशन के 3 है और डबल काम है। डिफरेंशिएशन में अगर कुल मिला के भी 250 क्वेश्चन है, सारे मिला लो तो 300 के करीब है, तो इंटीग्रेशन में 600 है, डबल काम कराए। चलिए वो कराइए जरा। सेपरेट द वेरिएबल इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर m प्लस n 8th क्लास का रिजल्ट होता है, बेस सेम पावर है तो dy बाई डी एक्स ई पावर वाई है। तो क्या करा लीजिए सेपरेट द वेरिएबल, पेपर में ऐसे मत लिखना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। इंटीग्रेट करा लीजिए dy बाई ई पावर वाई ई पावर x dx है, इसको ऊपर ले जाओ ई पावर माइनस वाई ई पावर एक्स डी एक्स है ई पावर माइनस वाई लॉग ई पावर एक्स लॉग ई। तो क्या आएगा बताओ जरा, ई पावर माइनस वाई आएगा, लॉग ई की 1 माइनस 1 की माइनस 1 ई पावर एक्स है, लॉग ई की 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 1 प्लस सी। ये जनरल सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके आंसर में सी है बस। ये कहते हैं जो इंटीग्रेशन ही पूछनी है आपने, बाकी तो क्या पूछना। और रूल तो सारी दुनिया को आज तक समझ आ गया कि मुझे सेपरेट करना है। अगर मुझे सेपरेट होता है तो मुझे सेपरेट ही करना है। एक्स लॉग एक्स एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करा दो। डी वाई है 1 बाय, बस ऐसे करते रहना जितना भी आपने करना। वन की क्या होती है 1 बाय एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स को टी पुट करा दो, एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस 2 एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। कुछ बच्चों का तो हाथ बहुत फास्ट चलता है, 1 माइनस कॉस 2a बाय, तो ये आ जाएगा 1 dy। जब 1 की इंटीग्रेशन करनी है कर लीजिए y, c जरूर नहीं इधर लगाना है, उधर लगा देंगे इसका c। मैंने इसको लिख दिया 1 बाय एक्स बाय लॉग एक्स। मैथ में ऐसे लिख सकते हैं, सोचना आपको काम है। x इंटू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2x इंटू डी एक्स प्लस सी जरूर लगाना। एक फंक्शन भी इंटीग्रेट हो गया, सी लगता है, इंटीग्रेशन को अपनी याद करो। साफ क्लियर कर बताया हुआ, बस अब तो आंसर लिख दो। सी में आंसर छूटेगा तो क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, सी निकल गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका ऊपर डेट ही पड़ा हुआ है, सोचो log x का 1 बाय एक्स होता है, तो इसको मैंने सीधा इंटीग्रेट करा दिया y इक्वल टू log ऑफ log x, और इसको लिए 2 बाहर ले गया हूँ x ब्रैकेट खोला, अगर समझ जाओगे प्लस 2 में समझ जाओगे। x dx है 1 बाय 2 x cos 2x dx है, c लिखना मत भूलना। y इक्वल्स टू log ऑफ log x है, 1 बाय 2 x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर बाय 2, 1 बाय 2 x cos 2x है।
तो क्या आप पार्ट देख रहे हो, मैं बाय पार्ट लगा के दूंगा आपको, ट्राई आंसर ऐसे करना है। तो आप देखो मेरी तरफ से चाहे पहला का एक पार्ट करो चाहे सारे करो, कुछ करना तो है ही नहीं, कोई क्वेश्चन में तो रहता नहीं डाउट। फिर भी इंटीग्रेशन में जो डाउट आएगा तो जरूर पूछ लेना, कराएंगे कल, देखते हैं कितने आगे। 11.4 जितनी मैक्सिमम कर सकते हो कर लो।